एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। अब तक आप लोगों ने छंद से संबंधित 12 क्लास पढ़ लिए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसके बारे में जाने होंगे, समझे होंगे। सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताया गया। और एक बार फिर आप लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, लोग जानें वास्तव में कैसे पढ़ा जाता है, किन किन चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं, हर एक चीज़ बारीकता को कैसे बताया जाता है इस क्लास के माध्यम से। तो एक बार आप इसको जानें और समझें, पढ़ें। तो आज काव्य शास्त्र में हम लोग छंद पढ़ रहे थे। छंद में 17वीं क्लास, छंद से 12वीं क्लास हो चुकी थी। आज हम लोग छंद से संबंधित कौन सी क्लास पढ़ेंगे? 13वीं। और 13वीं क्लास में वर्णिक छंद को हम लोग पढ़ेंगे। 12वीं क्लास भी वर्णिक छंद से संबंधित थी और 13वीं क्लास भी। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जब वर्णों को पूरी तरह से ध्यान में रख करके शब्द योजना बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। यह मित्र आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर बताया गया चरणों में मात्रा के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तो चरणों में मात्रा के आधार पर वर्णिक छंद के कितने भेद बताए गए थे? 3। समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषमवर्णिक छंद। समवर्णिक छंद जब सभी चरणों में मात्रा एक समान होगी तो समवर्णिक छंद। और विषमवर्णिक छंद क्या होंगे? अर्ध समवर्णिक छंद जब विषम चरणों की मात्रा एक समान और सम चरणों की मात्रा एक समान हो तो उसे अर्ध विषमवर्णिक छंद कहेंगे। और विषमवर्णिक छंद किसे कहेंगे? जब दो अलग अलग छंदों के योग से बना हुआ छंद रहेगा वह विषमवर्णिक छंद कहलाएगा। फिर पढ़े आप कि एक पंक्ति में वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तो एक पंक्ति में वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद के भेद कितने बताए गए बाबू? एक पंक्ति में आधार पर 2, साधारण छंद और दंडक छंद। जब 26 तक ही वर्ण होंगे तो उसे कौन सा छंद कहेंगे? दंडक छंद। और जब 26 से अधिक होंगे तो जब 26 तक ही छंद होंगे उसे साधारण छंद कहेंगे। और जब 26 से अधिक होंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम दंडक छंद कहेंगे। यह बात आपको पता है। फिर आप लिखे थे, चलेंगे बाबू, आप लिखे थे कि गणों के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। गणों के आधार पर वर्णिक छंद के 2 भेद थे, गणबद्ध और गणमुक्त। जब सभी चरणों में गण एक समान आए तो गणबद्ध छंद, और जब सभी चरणों में गण अलग अलग आए तो गणमुक्त छंद कहलाते हैं। फिर आपने पढ़ा तुक के आधार पर वर्णिक छंद के भेद। तो तुक के आधार पर वर्णिक छंद के 2 थे, तुकांत और अतुकांत वर्णिक छंद। तुकांत छंद वे होते हैं जब सभी चरणों में तुक मिलते हैं तो तुकांत छंद, और जब सभी चरणों में तुक नहीं मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अतुकांत छंद। ये बताया गया है बाबू आप लोगों को। अब हम चलते हैं मित्र आगे। चरणों में वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद। वर्णिक छंद तो इसके आधार पर कितने हैं? 3। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? समवर्णिक छंद। समवर्णिक छंद का मतलब जब सभी चरणों के वर्ण क्या होंगे? एक समान। जैसे पहले पंक्ति में 14 वर्ण, दूसरे में भी 14, तीसरे में भी 14 और चौथे में भी 14। अगर पहले में 11 तो दूसरे में 11, तीसरे में भी 11 और चौथे में भी 11। यानी सब में एक समान होने चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। समझ पाए मित्र? अब हम चलते हैं, देखते हैं समवर्णिक छंद में किसको किसको पढ़ना है। नंबर 1 इंद्र वज्रा, जो बहुत मोस्ट होगा आपके लिए। उपेंद्र वज्रा, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको द्रुत विलंबित। फिर पढ़ना है वंशस्थ। फिर पढ़ना है भुजंग प्रयात। फिर पढ़ना है भुजंग प्रयात। फिर पढ़ना है तोटक। ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद पढ़ना आपको, चलेंगे तोटक के बाद वसंतिलिका। वसंत तिलका।
ये पढ़ना है, फिर पढ़ना है मालिनी, वसंतिलिका पढ़ना है, मालिनी पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, मंदाक्रांता पढ़ना है, मंदाक्रांता। फिर पढ़ना है आपको शिखरणी, शिखरणी। फिर पढ़ना आपको मंदाक्रांता शिखरणी के बाद शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित, ये पढ़ना है शार्दूल विक्रीडित। ये तो बाबू आपको पढ़ना है क्या, सम वर्णिक छंद, और जो सबसे मस्ट है एग्जाम में इन्हीं से ही आना है आपको। 99% गारंटी, 1% है इसके आगे बढ़ेगा, वो 1% इसके आगे बढ़ेगा, लेकिन सारे एग्जाम संबंधित, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, जिन सिलेबस में हो, और यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार या स्टेट, और मुख्य परीक्षाओं में एलटी ग्रेड और जीआईसी, जो भी परीक्षाएं जहां छंद है, ये इनसे बाहर नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। समय लगेगी मित्र, 1 से 2 क्लास हो सकते हैं, 15 से 18 क्लास हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको आपके क्लास से आपको ना आए, ये नहीं हो सकता। तो ये मित्र समवर्णिक छंद में यही पढ़ना है। देखेंगे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग प्रयात, तोटक, वसंतिलिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडित। 1 सेकेंड में हम इसको पढ़ाएंगे मित्र, केवल देखने और सुनने में कठिन है, लेकिन यह स्वभाव के बहुत सरल है वर्णिक छंद ना मित्र। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार हम जरा इसको बाँचते हैं, जरा ध्यान देंगे। पहला छंद क्या है, इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगः, इसका सूत्र है मित्र। यदि यह नहीं याद कर पाते हैं आप, याद कैसे नहीं करेंगे, हम हैं। आप सोचेंगे सर क्या बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझेंगे। एक बार आप साथ दें पढ़ने के लिए, इतनी आसानी से बताएंगे। इसमें सब दिखाई दे रहा है, 11 वर्ण, 11 वर्ण, 12 वर्ण, 12 वर्ण, 12 वर्ण, 12 वर्ण, 14 वर्ण, 15 वर्ण, 17 वर्ण जो है इसमें, और इसमें भी 17 वर्ण जो है, और उसके बाद इसमें शार्दूल विक्रीडित 19 वर्ण। हमें कैसे पता चला, अभी इसी मैं सब दिखा दूंगा आपको मित्र, एकदम परेशान ना हो। वर्ण जैसे पकड़ लिए, छंद पकड़ा जाएगा, एकदम तुरंत पकड़ा जाएगा। बताएं मित्र, कहता है स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगः, पहला सूत्र है। दूसरे का है उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। दूसरा है। तीसरा क्या, द्रुत विलंबित माह न भाव भराओ। क्या सूत्र है द्रुत विलंबित का मित्र, द्रुत विलंबित माह न भाव भराओ। फिर उसके बाद मित्र क्या पढ़ेंगे आप लोग, वसंत, वंशस्थ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, करके नैहर से आई थी बीटेक बलम। तो छंद पर ही सारे गीत संगीत चलते हैं मित्र। अच्छा, फिर है भुजंग प्रयात। इसमें बाबू सूत्र के माध्यम से न देख करके डायरेक्ट हम आपको पढ़ा देंगे, और बहुत सरल है, कैसे आप पकड़ेंगे ये हमारी गारंटी है। तोटक में भी आपको बता देंगे कि तोटक बहुत सरल है, तुरंत आपको पकड़ा दिया जाएगा। वसंत तिलिका देखेंगे, उकता वसंत तिलिका तब जा जगौगः। जो हमारे भूदेव ब्राह्मण देवता जो पढ़ते हैं मंत्र को, और शुभ विवाह पर, अन्य प्रोग्राम पर, तिलकोत्सव पर, वो इसी छंद में पढ़ते हैं, जिस छंद का नाम है वसंत तिलिका। उकता वसंत तिलिका तब जा जगौगः,
ये सूत्र इसके हैं मित्र, तुरंत आपको याद हो जाएंगे। मालिनी छंद, ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तभी ना आप बता पाएंगे, इसको जो है गा पाएंगे, सुर ताल दे पाएंगे। जब आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो कैसे आप मित्र आनंद लेंगे। ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। फिर मित्र है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, मभौ न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, मभौ न तौ ताद गुरु चेत। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। तो मित्र जब आपको सूत्र पता रहेगा तो आप कोई भी पंक्ति मंदाक्रांता की पढ़ सकते हैं। शिखरणी छंद है, रसई रुद्रई छिन्ना, यमन सभलागह शिखरिणी। रसई रुद्रई छिन्ना, यमन सभलागह शिखरिणी। फिर पढ़ेंगे आप मित्र शार्दुल विक्रीडित। इसमें क्या करना है? शार्दुल विक्रीडित का सूत्र क्या है? सूर्या स्वैर दीमम सजौ सतत गा शार्दुल्य विक्रीडितम। क्या मित्र है? सूर्या स्वैर दीमः सजौ सतत गा शार्दुल्य विक्रीडितम। मित्र आपको समझ में आएगा। ये छंद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, द्रुत विलंबित, वंशज छंद, भुजंग पर्यात, तोटक छंद, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल विक्रीडितम। अब जरा इनको हम बताने का प्रयास करते हैं। बहुत आसानी से आप सीखेंगे, एकदम आप परेशान ना हो। पहले सीखने का प्रयास करिए। पहला छंद हम कैसे सिखाते हैं आपको, अभी केवल सीखिएगा, लिखिए। नोट्स करने के लिए नहीं है मित्र, अब यहाँ से भी नोट्स नहीं करेंगे, अभी ये समझिए बात को। एक छंद पढ़ेंगे आप, इंद्र वज्रा, और इसी के साथ तुरंत पढ़ना होगा उपेंद्र वज्रा। ध्यान देंगे मित्र। अब आप इसमें कितने वर्ण होते हैं पहले वह जानिए, पहले बात को समझिए। कितने वर्ण होते हैं मित्र, पहले इसको जानिए। ये देखिए क्या लिखा गया, ये कौन सी गिनती लिखी गई है मित्र, जरा बताएंगे यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो। ये कौन सी गिनती का निर्माण हो रहा है? तो 11। यहाँ पर भी देखिए 11। इसका मतलब कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा वाले में कितने वर्ण पाए जाएंगे? 11 वर्ण पाए जाएंगे। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण पाए जाएंगे? 11। लेकिन मित्र कहानी तो तब हंसती है, कहानी तो तब हंसती है जब एक लकड़हारा है, लकड़ी को काट रहा है अपनी कुल्हाड़ी से, और लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर जाती है। कहानी सुने होंगे आप। और वह रोने लगता है क्योंकि उसकी वही आजीविका थी। मित्र उसके बाद फिर जल की देवी प्रसन्न होती हैं, प्रकट होती हैं और कहती हैं कि क्यों रो रहे हो? तो बालक सब बताता है, और माता जाती है जल से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और उस बालक को देती है, उस लकड़हारे को देती हैं। लकड़हारा कहता है माँ यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी, यह सोने की है। फिर माँ जाती है चांदी की लेकर आती, कहती माँ
ये भी हमारी नहीं, ये तो चांदी की बनी हुई है, हमारी लोहे की थी। फिर माँ जाती है, इस बार उसकी कुल्हाड़ी लोहे वाली लेकर आती हैं और कहती हैं कि यह कहा, हाँ माँ यही ही मेरी कुल्हाड़ी है। माँ प्रसन्न होती है और तीनों कुल्हाड़ी दे देती है। कहानी तो आप यहीं तक सुने होंगे, कहानी अब स्टार्ट होती है। लोभस्य पापम कारणम, वह तुरंत जाता है, अपने वाली को लेकर आता है और उसी जल में गिरा देता है। डूब जाती है वह और बैठ कर के रोने लगता है और माँ कहती है अब क्या हुआ? कहना माँ हमारी जो धर्मपत्नी थी वह इसमें चली गई और मैं परेशान हूँ, और यह सोचता था कि माँ जाएंगी और उसके बाद धर्मपत्नी को लाएंगी, और उसके मन में लोभस्य पापम कारणम, और उस बार माँ जाती हैं और सुंदर स्त्री को लेकर के प्रकट होती हैं और तुरंत कह देता है बस माँ यही ही हमारी है। माँ समझ जाती है लोभ कर रहा है, और वह समझ जाता है कि अगर कहेंगे यह नहीं है तो फिर दूसरा का कोई लाएगी, फिर तीसर की बार हमारी फिर आ जाएगी, तो कौन उसी को लेकर के जाएगा। मित्र कहानी तो अब यहाँ होती है। तो लोभस्य पापम कारणम, कहानी अब प्रारंभ होती है इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा की। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा की कहानी अब प्रारंभ होती है। जब दोनों में 11-11 वर्ण है तो कैसे पकड़ेंगे। यह मित्र क्या है? इंद्र। ये क्या है? उपेंद्र। उप माने छोटा, अरे जैसे उप मुख्यमंत्री, तो उप माने छोटा और इंद्र माने बड़ा। इनका जब भी शुरुआत होगा गुरु से और इनका जब भी शुरुआत होगा लघु से। यही तो पकड़ना है मित्र। जब मैं पंक्ति लिखाऊंगा आप गिनेंगे कि 11 वर्ण तो हैं सर, क्या करूं? उपेंद्र वज्रा मारूं कि इंद्र वज्रा मारूं? तो आप देखिएगा कि शुरू किससे हुआ है कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। अब बड़ा लिखा गया है तो ये ब पे लगाओगे तो क्या लघु लगेगा। यहाँ पे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, तो मैं लगा यानी गुरु लगेगा। इसका मतलब 11 वर्ण हो, लेकिन प्रारंभ गुरु से हुआ हो तो मारेंगे आप इंद्र वज्रा, यदि प्रारंभ लघु से हुआ हो तो मारेंगे उपेंद्र वज्रा। क्यों? उपेंद्र विष्णु का पर्यायवाची है, उपेंद्र विष्णु का पर्यायवाची है और इंद्र के छोटे भाई विष्णु हैं, इसलिए यह उपेंद्र हैं, इसलिए यह लघु से शुरू होंगे। ये बड़े हैं तो किससे शुरू होंगे? गुरु से। मित्र समझ पाए? 11 वर्णों के कौन से वर्ण होते हैं? 11 वर्णों के कौन से छंद होते हैं? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा किससे प्रारंभ होगा? गुरु से। उपेंद्र वज्रा किससे प्रारंभ होगा? उपेंद्र वज्रा किससे प्रारंभ होगा बताए मित्र? लघु से। लेकिन दोनों वर्ण 11-11 होंगे तो आप वहीं पकड़ लेंगे, तुरंत वहीं पकड़। पहले गिनेंगे वर्ण कि 11 वर्ण आ रहे हैं तो मैटर यह फंसेगा 11 वर्ण में 2 छंद हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो ऐसे आप पकड़ लेंगे। लघु से शुरू हुआ होगा तो उपेंद्र वज्रा और गुरु शुरू हुआ होगा तो इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा का सूत्र क्या है लिखवा करके हम आपको बहुत अच्छे ढंग से उसको पता कराएंगे, याद कराएंगे बाबू। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगः, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। आगे चलते हैं मित्र। फिर तराई हो रही मित्र, अभी लिखिएगा मत। अब फिर चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? उपेंद्र वज्रा की तरफ। हम लोग चलते हैं उपेंद्र वज्रा की तरफ। इंद्र
क्षमा चाहेंगे मित्र, थोड़ा से बहुत ही ज़रूरी कॉल थी इसलिए रिसीव करना पड़ा, क्षमा चाहेंगे हम। अच्छा, इंद्र वज्रा में दोनों में क्या है बाबू? 11-11 वर्ण है। इंद्र वज्रा में दोनों में 11-11 वर्ण है। लेकिन मित्र इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में क्या है? इंद्र वज्रा किससे शुरू होता है बताएंगे। इंद्र वज्रा बड़ा भाई है ना गुरु से, उपेंद्र वज्रा लघु से, लेकिन दोनों में 11-11 वर्ण है। जब कोई पंक्ति दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा छंद है, तो पहले पंक्ति के वो वर्णवय गिन ला, और जब वर्णवय गिन लेगा तो वर्ण गिनने से क्या होगा आपको पता चले सर 11 वर्ण, तब आपके माइंड मानना चाहिए 11 वर्ण वाले कौन से वर्णिक छंद हैं? 2, एक इंद्र वज्रा और एक उपेंद्र वज्रा। 11 वर्ण वाले 2 हैं, एक इंद्र वज्रा और एक उपेंद्र वज्रा। तो जो इंद्र वज्रा है मित्र, जो इंद्र वज्रा है उसको क्या करेंगे आप? 11-11 वर्ण से, और जो उपेंद्र वज्रा उसको 11। लेकिन इंद्र वज्रा गुरु से शुरू होगा, उपेंद्र वज्रा किससे शुरू होगा? लघु से। अब देखते हैं हम लोग, एक है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, एक है वंशस्थ, एक है भुजंग, एक है तोटक। एक सेकंड में कैसे सीखें? द्रुत विलंबित, इसमें कितने वर्ण होते हैं जरा ये देखेंगे। कहा तो 1 2, 1 2 देख ला है, 1 2 1 2 1 2 ना लिखा है द्रुत विलंबित। देखा अरे मेरे भाई है 1 है का गल 2 1 2 1 2 कितना गल 12। तो द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, काम खत्म। द्रुत विलंबित कितने वर्ण होते हैं? 12। इधर आवा वंशस्थ, वंशस्थ में जरा देखेंगे एक क्या लिखा गया है? 0, एक क्या लिखा गया? 1, एक क्या लिखा गया? 2। तो यानी कि अगर 0 1 2 लिखा गया तो ये 12 लिखा गया है ना। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। अब ध्यान देंगे तो वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं। अब ध्यान देंगे फिर क्या हो गया कि भुजंग, तो भुजंग ध्यान देंगे यदि आप खड़े होंगे यहाँ पर ऐसे, आप मानते ऐसे खड़े हैं, आपके सामने जो सर्प होगा ऐसे खड़ा होगा, पूंछ उधर होगी, मुंह कैसे सर्प काटा है, वो 2 की गिनती बनाएगा, 2 की गिनती बनाएगा। अगर आप ऐसे सामने ऐसे खड़े हैं और सामने सर्प आपका खड़ा है, तो सर्प जब वो ऐसे खड़ा होगा तो ऐसे फन काटेगा, और जो फन काटेगा वो 2 बनेगा, और बाकी पोछ उसके ऐसे बना करके 2 बना दीजिए। तो भुजंग में भी 2 हैं, 12 हैं। और तोटक, तोटक इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 12। तोटक, अब बताओ टक से टूट जाएंगे ना 12, 2 छक 12, बहुत आसान है। 12 है तो आराम से टूट जाएगा, 6 इधर 6 इधर 12। तो तोटक में भी कितने हैं? 12। लेकिन मित्र कोई पंक्ति दे दिया, अब पूछेगा इसमें कौन सा छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है। अब आप पढ़ लिए कि यहाँ पर कि कोई पंक्ति हम लिख देते हैं वंशस्थ का, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग द्रुत विलंबित। मैं जो नया ग्रंथ नो दिवस, एक पंक्ति लिख करके हम समझा देते हैं आपको। दिवस का अवसान, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, ये आप लिख दिए, दिवस का अवसान समीप था। मित्र जरा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ड हो गए? 12। अब क्या कर बा, अब एक विकल्प दे दिया 1 2 3 4, पूछेगा कि कौन सा वर्णिक छंद है। अब आपने गिन लिए 12 वर्ण, अब कुल में 12 है 12, और ये विकल्प भी चारों दे दिया मित्र, तो आप फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे, प्रजापति क्लासेस बरदा आजमगढ़। ध्यान देंगे द्रुत विलंबित तो में 12 वर्ण है, वंशस्थ में 12 वर्ण है, भुजंग में 12 वर्ण है, तोटक में 12। अतः निम्नलिखित में से कौन से छंद में 12 वर्ण नहीं पाए जाते? तो द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग, हमारा इंद्र वज्रा दे देगा, नहीं पाए जाएंगे। ऐसा ही प्रश्न आपसे बनेगा। खूब प्रश्न का तरीका समझिए बेटा। अब क्या करेगा, कैसे आप पकड़ेंगे? अब मित्र हम पकड़ाएंगे आपको कैसे कि इसका जो प्रारंभ होगा लघु 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 से, इसका जो प्रारंभ होगा लघु गुरु लघु से, इसका जो प्रारंभ होगा यगण से, इसका जो प्रारंभ होगा सगण से।
देखिए आप सोचिए, जब दौड़ेंगे आप तो किससे दौड़ेंगे? पैर से। पैर से जब दौड़ेंगे तो पैर जब आगे पड़ेगा तो ये सीधा पैर है, और सीधी मात्रा जब लगाते हैं तो किसकी होती है? लघु की। तो लघु लघु लघु, देखिए जैसे 2 है, एक बार रखे लघु फिर लघु फिर लघु, ऐसे लघु लघु रखते चले जाएंगे तो 3 है लेना आपको। तो द्रुत विलंबित दौड़ेंगे इसी से ना, लघु 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 से। अभी मत कहा कि सर जी जो है यदि पैर का दिव्यांग व्यक्ति है तो एक बार लघु एक बार गुरु बनाएगा, तो उनको न ले, उनको न ले। जो दौड़ने वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, समझ पाए मित्र? मैं उन भाइयों की बात नहीं, जैसे जो पैर से यदि दिव्यांग हैं तो वह तो भाई लघु और गुरु होंगे। लेकिन जब दोनों पैर उनका सही है तो बताइए आप लघु ही बार बार बनाएंगे कि नहीं? तो लघु लघु लघु, द्रुत द्रुत माने तेजी से दौड़ना, तो लघु लघु लघु। तो जब 12 वर्ण हो लेकिन प्रारंभ किससे हुआ? लघु 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 से। देखो पकड़ लिया, द्रुत विलंबिता है। लेकिन अब क्या कहा कि 12 वर्ण हो लेकिन प्रारंभ लघु गुरु लघु से हो। अब देखेंगे कैसे। वंश में एक लड़के का होना जरूरी है कि नहीं? हाँ, लेकिन देखिए एक लड़का वंश तो जागी लेकिन उनके चैन ना रही, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कम से कम 2 लड़का होते, अगर 2 ठे ना हो तो 1 ठे जरूर रह चाहिए, समझा? वंश तो सही है। तो वंशज छंद में 12 वर्ण हो लेकिन लघु गुरु लघु होगा प्रारंभ में। इसमें तीनों क्या होंगे? तीनों लघु होंगे। इसमें प्रारंभ में तीनों क्या होंगे? लघु गुरु लघु होंगे। इसके प्रारंभ में तीनों लघु गुरु लघु होंगे। इसके प्रारंभ में तीनों में लघु गुरु लघु होंगे। यह समझ पाए मित्र? वंश जगाने के लिए क्या चाहिए? एक लघु एक गुरु एक लघु चाहिए कि नहीं? एक लघु एक गुरु माने एक लड़का चाहिए कम से कम। एक ठे हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 ठे रहे, और 2 ना तो 1 ठे जरूरी हो। तो वंश जाग गल तो है, लघु गुरु लघु 12 वर्ण हो। लेकिन भुजंग आप सोचो कि ये देखिए एक ऐसे और एक ऐसे। यदि सर्प आगे है और आप पीछे हैं, सर्प आगे है तो ऐसे रहेगा, आगे ऐसे खड़ा है, आप उसके पीछे से आ गए और पीछे से आके खड़ा हो गए तो कौन बना? य बना। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसको देख के आप चौकन्ना हो जाएंगे, 4 बार यगण आ जाएगा। इसमें 4 बार क्या आ जाएगा? यगण, 4 बार यगण आ जाएगा। और इसके बाद ये क्या है? तोटक। और तोटक का है टक से तोड़ दिया, तो माने एक समारे तो टक से तोड़ दे, बाद सगड़ कहने तोड़ के 4 टुकड़ा कह देना इनके। मैंने क्यों कौन चीज टूट के देखा? 4 टुकड़ा कह देना के, 4 टुकड़ा कह देना, 4 ठे सगड़। यानी 12 वर्ण वाले इतने 4 हैं, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग और तोटक। तो वंशस्थ में क्या? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो उसमें बताया गया 12 है। और द्रुत विलंबित माह न भव भरो, द्रुत विलंबित 12, द्रुत विलंबित 3 शुरू में लघु आ जाएंगे, न भव भरो नगड़ रहेगा, 12 वर्ण होगा। लेकिन 12 वर्ण तो वंशस्थ में भी है, लेकिन शुरू में क्या आ जाएंगे? वंश के लिए एक लड़का जरूरी है, एक नहीं तो 2 लड़के जरूरी हैं, 2 नहीं तो 1 तो जरूरी है, तो लघु गुरु लघु हो जाएंगे। और भुजंग पर्यात में यह मैंने हमने कहा भुजंग आगे हो और आप पीछे, दोनों सटाएंगे ऐसे आप, तो यह बनेगा 4 ठे यगड़, यानी ओके देखो तुरंत चौकन्ना हो जीवा, 4 ठे यगड़ हो जाएगा, 4 ठे यगड़ हो जाएगा लगातार, तो भुजंग पर्यात हो जाएगा। और 4 ठे सगड़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका तोटक। मित्र समझ पाए? फिर पढ़ाते समय बताएंगे हम आपको। अब उसके बाद आप देखते हैं वसंत तिलिका। वसंत तिलिका सीरीज यही था ना कि इसके पहले कोई और था? देख लेंगे मित्र, एक बार रुक जाते हैं। हाँ, वसंत तिलिका कोई पढ़ा था, वसंत तिलिका। वसंत तिलिका। अब ध्यान दें, इसमें कितने वर्ण होते हैं भाई मेरे? तिलक एक बार हुई, तिलक एक बार हुई, लेकिन वो जब तिलक तोहें लगाई हैं तो चारों दिशा देख के। तिलक तोहार एक बार हुई भाई, आपकी तिलक एक बार होगी, और जब तिलक लगाएगा व्यक्ति तो चारों दिशा देख के। तो वसंत तिलिका में कितने वर्ण होंगे? 14। तो 14 वर्ण वाला और कोई नहीं है, काम खत्म। वह कौन सा वाणिक छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं? तो वसंत तिलिका है। फिर आप पढ़ेंगे
मालिनी, मालिनी, तो मालिनी का आप देखेंगे इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो म लिखा गया इसको जरा ऐसे बंद करें, कौन सी गिनती बन गई, 8, 8 हो गया, प्लस ये कौन सी गिनती बन रही है, 7, ये कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया, 15। यानी 8 और 7 पर इस पर यथ भी होगी, इसलिए मैंने यह ट्रिक बनाया है कि आप मलिनिया यानी कि क्षमा चाहेंगे कि मालिनी से आप जोड़ेंगे जरा, मलिनिया, माला साथे लेके, तो माला जो होती है बाबू वो 8 की गिनती बनाती है, देख लीजिए, माला जो होती है वो 8 की गिनती बनाती है। तो मलिनिया माला साथे लेके 8 और 7, 8 7 15। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं, 15। क्षमा चाहेंगे मित्र, यह एक अध्याय है तो जिसमें यह कहना पड़ा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे और हमें बताना था इसलिए मैंने इसको बता दिया, अन्यथा इसको न लें, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ध्यान देंगे तो अब यहाँ पे आप जोड़ लेंगे ये जो मालिनी से, आप मैंने बताया ना कि वह जो मालिन है वह माला साथे लेकर आती है, तो यहाँ पर देखिए 8 बना और ये 7, तो म लिखेंगे, देखिए मित्र ये बस इसको ऐसे बैठ के 8 बना और ये कितना बन गया, 7। तो 8 और 7 इसलिए मैंने यहाँ बनाया कि 8 और 7 पर यथ होगी, और 8 7 कितने होंगे, 15। तो 15 वर्ण वाला कौन होगा, मालिनी छंद होगा, मालिनी छंद होगा। 15 और 8 वाला कितना, 8 और 7 वाला क्या हो जाएगा, मालिनी छंद हो जाएगा मित्र। यह भी आपको पता हो गया, मालिनी छंद भी पता हो गया आपको। तो इसके वर्ण आपको पकड़ में आ गए किसमें कितने वर्ण होते हैं। अब आप देखेंगे मित्र, चलिए मालिनी छंद भी आप फाइनल, वसंत तिलका में कितना है, 14। फिर उसके बाद मंदा क्रांता देख लेंगे, मंदा क्रांता, मंद हो गति, आवाज हो आक्रांता, तेज, माने वियोग रस में लिखा गया एकदम पूरा, मंदा क्रांता। ध्यान देंगे अब इसमें कितने वर्ण हैं, 17। आप सोचो कि जब आपको पहाड़ा पढ़ाया जाता था तो सबसे अधिक मंद गति किसमें होती थी, 17 के पहाड़ा में होती थी कि नहीं, याद करिए मित्र। 17 के पहाड़ा में कितनी कठिनाई हम लोग झेलनी पड़ी, कहा मंदा क्रांता। तो लेकिन व्यक्ति उसमें मंद हो जाता था, लेकिन पढ़ता बड़ा तेजी से था। कैसे पढ़ता था, 17 के 17 14 क्या होता, 68, 68, चौथे नंबर तक जाते जाते तू रुकी जाते रहने, ये बहुत गनावत रहे हम 17 को पढ़ब, 17 दूनी 34 तक क्या होता, 68। और तब ले गुरु जी एक डंडा जो ना हाँक देते रहने। अब वो क्या करे, तब पहली बार कितने पे रुकल, 4 पे, 4 पे लगा जा, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 करे, जब 2-3 डंडा हाँक जाए फिर आगे बढ़े, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, माने 2 और बढ़ने थे, यानी 17 छक्का 6 पे जाके रुक गई ना। अब जब हाँकी है गुरु जी तो माथे ले जाइए, तो अब बचल कितना, 6 4 10 10 7 17, तो यानी 4 6 7 पर यथि, 4 6 7 पर यथि। देखिए मंदा क्रांता की दत्त, मंदा क्रांता यानी मंद गत से हम लोग पढ़ते थे किस पहाड़े को, 17 के पहाड़े को। 17 के पहाड़े को हम लोग मंद गत से पढ़ते थे, 17 के पहाड़े को हम लोग मंद गत से पढ़ते थे। तो 17 के पहाड़े को हम लोग मंद गत से पढ़ते थे, तो जब पढ़ते थे तो कहाँ तक रुकते थे, 4 तक ना। 17 17 34 तक क्या, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68, और तब गुरु जी हकीकत रहने तो फिर 2 और पढ़ा, 17 चौकी 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो 4 6 पे रुका, और बचल कितना, 6 4 10 और 7 17, 17 वर्ण होते मंदा क्रांता में, तो सबसे मंद हो जाते थे। फिर उसके बाद शिखरणी, शिखरिणी, शिखरणी छंद, शिखरणी छंद कहने की जा सीखा आप 17 के पहाड़ा के, जाएगे 17 के पहाड़ा के अब सीखा। शिखरणी में भी 17 वर्ण हैं। अब उसके बाद क्या होगा, तो इसमें बाबू कितने पर यथि हो जाएगी आपकी शिखरणी छंद में जाके सीखा, और इसमें हो जाएगा रसई रुद्रय छिन्ना, तो रसई रुद्रय, तो रसई रुद्रय, तो 6 और 11 पर, 11 6 17, यही होगा मित्र। रसई रुद्रय छिन्ना यमन सभला गह शिखरणी। तो हमें लगता है कि यति थोड़ा से कंफर्म कर लेंगे आप लोग, देख लेते हैं हम लोग। इसमें यति जो होगी 6,
6 और 11 पर। तो शिखड़ी छंद आपने देख लिया। और शार्दुल विक्रीडितम में कितने वर्ण होंगे? 19 वर्ण। शार्दुल विक्रीडितम में कितने होंगे? 19 वर्ण। जरा आप मित्र एक बार अवलोकन करिए, आपने क्या पढ़ा? इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा में कितने कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इंद्र बज्रा किससे शुरू होगा? गुरु से। उपेंद्र बज्रा किससे शुरू होगा? लघु से। इतने कहानी है। 11 वर्ण दोनों में है। 12 वर्ण वाले कौन कौन से हैं? वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग, पर्यात और त्रोटक। तो वंशस्थ में, द्रुत विलंबित में कितने वर्ण हैं? 12। लेकिन शुरुआत किससे होगी? लघु 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 से। तीनों लघु रहेंगे। द्रुत दौड़ना है ना। अब फिर उसके बाद क्या है? वंशस्थ है। वंशस्थ कैसे होंगे बाबू? वंशस्थ कैसे होंगे? एक वंश में एक लड़के का होना जरूरी। एक ठे ना तो 2 ठे कम से कम रहा है, माने एक ठे ना तो 2 ठे कहाँ से, माने एक रहना जरूरी है। अगर एक ठे तो ठीक है, नहीं 2 ठे ना तो और ठीक हो, और 2 ठे ना हो तो 1 ठे जरूर रहा है। तो लघु गुरु, लघु गुरु का मान 2 होता है। फिर उसके बाद आपने कहा भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात में भुजंग पहले खड़ा हो, पीछे तू खड़ा हो, दोनों को सटा देबा तो यह बनी तो चौकन्ना हो जीबा, यानी सर्प की देख के तू खड़ा हो जीबा, चौकन्ना हो जीबा। तो सर्पवा के और आप ऐसे खड़े हैं तो मात्रा दोनों सटा देंगे। जैसे चौका यह है, सर्प है, अब आप ऐसे चौकन्ने खड़ा कर दे, यह नहीं बन रहा है और यह बना, और ऐसे करेंगे तो इसमें चौकन्ना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो 4 बार क्या आ जाएगा? यगड़। तो सर्प वाला हो जाएगा भुजंग पर्यात। और उसके बाद तोटक, टक दे तुरजी जब समान रही, 4 ठे सगड़ हो जाएंगे। मालिनी मैंने बताया। और वसंत तिलिका, काने तिलक तोहार एक बार हुई, चारों दिशा देख के। तो वसंत तिलिका में कितने वर्ण होंगे? 14 वर्ण होंगे। वसंत तिलिका में 14 वर्ण होंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा मालिनी छंद। मैंने कहा कि मालिनी माला साथे लेकर के, तो मालिनी माने कि माला में 8 गिनती बनेगी, साथे लेके 7, 8, 7, 15 वर्ण होंगे। 8 और 7 पर क्या होगी? फिर मंदाक्रांता आपने पढ़ा। मंदाक्रांता में क्या था? कि मंदाक्रांता में यह था कि गति मंद होगी लेकिन आक्रांत आवाज़ तेज होगी। मैंने कहा 17 के पहाड़ा पढ़ने में आप मंद हो जाते, 17 वर्ण होता मंदाक्रांता में। लेकिन पहली बार जब उठबा तो 4 तक क्या बा? 17 संख्या 17 चौकी 68, 17 चौकी 68। और जब गुरु जी एक बार मरी हैं तब और सर बा 6 तक, सबसे 102, 6 तक पहुँच बा। और बाद जो बची तो 7, तो 6, 4, 10, 17। फिर अब जब पीट दिए गुरु जी, फिर कहीं जा सीखा, पहले 17 पारा सीखा। शिखरणी में भी 17 है, लेकिन उसमें कितने पर्याय है? 6 और 11 पर। 6 और 11 पर। फिर उसके बाद शार्दुल विक्रीडितम, इसमें कितने वर्ण हैं? 19 वर्ण है। फिर और सारे छंद उसमें पढ़े जाएंगे, जैसे सवैया छंद आपका आएगा, कविता आएगा, तो सब देख लिया जाएगा। बहुत सरल है। ठीक मित्र, त्वरी छंद के बारे में हमने तराई किया, खूब आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इनको अच्छी तरह से लिखाएंगे। मित्र, यदि क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, समझें। सीखने पढ़ने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार वह क्लास को देखेंगे, फिर कभी किसी अन्य क्लास को नहीं देखेंगे, वह समझेंगे कि हमको कितना आसान होता है पढ़ने सिखाने में। ठीक मित्र, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।